दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा एक डेटा रिलीज़ किया गया है, जो ये बता रहा है कि अगर हम गुड्स के एक्सपोर्ट की बात करेंगे ना, तो उसमें कमी देखने को मिली है। यानी कि हम कम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे अगर आप कंपेयर करोगे सितंबर 2023 को इसके पिछले साल यानी कि सितंबर 2022 के साथ, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसमें एक 2.6% की एक कमी देखने को मिल रही है। पॉइंट क्या है कि हम कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इस साल के 8 महीने देखोगे ना स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी से लेकर सितंबर तक, तो यहाँ पर 7 मंथ ऐसे थे उनमें से जिनमें एक गुड्स में कमी देखने को मिली है। सिर्फ अगस्त ही एक ऐसा महीना था जिसमें हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये तो सर थोड़ी खराब बात है, बिल्कुल, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ये खराब चीज़ है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर ट्रेड डेफ़िसिट जो होता है, वो हमारा बढ़ रहा होगा ना फिर? क्योंकि ट्रेड डेफ़िसिट क्या होता है कि हम इम्पोर्ट कितना करवा रहे हैं, माइनस एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। अगर ये नंबर ज़्यादा होगा कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ट्रेड डेफ़िसिट जो हमारा घाटा है, वो बढ़ता जाएगा? आंसर इज़ येस, बिल्कुल बढ़ता रहेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में है क्या ना कि हम एक्सपोर्ट तो कम कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को सामान, गुड्स के अंदर जो सामान है, वो कम भेज रहे हैं। पर दूसरी कंट्री से जो सामान मँगवा रहे थे ना, उसके अंदर भी कमी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से हमारा ट्रेड डेफ़िसिट बढ़ नहीं रहा, जो कि यहाँ पर बताया भी गया है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े पता होने चाहिए। डेफ़िनिटली कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि कहीं न कहीं हम अपने एक्सपोर्ट्स को और थोड़ा बूस्ट करें और इस डायरेक्शन में अच्छे से काम करें। उसी तरह से इज़राइल पैलेस्टीन तो देखो मुद्दा आप जानते ही हो, ये लंबा चलेगा मुद्दा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनफैक्ट ना ये सारी लोकेशंस जो यहाँ पे डिस्कस होती हैं रोज़, नॉर्दर्न गाज़ा के बारे में, बाकी हमास क्या है, ये हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या व्यू पॉइंट है, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता ही हैं। तो दोस्तों, डेट है आज की 14 अक्टूबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ पार्लियामेंट्री स्पीकर्स वॉर टू फाइट टेरर एंड वायलेंस। इसका अर्थ क्या है? देखो, आप जानते हो लास्ट मंथ हमने जो G20 समिट था, काफ़ी सक्सेसफुली उसको कंडक्ट किया। अब उसी के अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट था, उसका यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया। एक्चुअल में ना इसका नाम क्या है, P20। तो P20 मतलब क्या है? ये पार्लियामेंट के साथ लिंक होता है। तो G20 का पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट होता है, उसको बोलते हैं P20। तो इसके अंतर्गत बात क्या हुई? ठीक है ना? तो पहली बात तो ये समझो, ये यशोभूमि के अंदर हेल्ड हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर बात बेसिकली ये हुई है कि हम देखो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू, इंटरनेशनल यूनिटी के थ्रू और सस्टेनेबिलिटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी अलग-अलग ग्लोबल चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ना, उनको टैकल करने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। इवन देखो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे स्पीच भी दी और उन्होंने ना एक्चुअली में अलग-अलग, जैसे हमारे आप जानते होंगे स्पीकर जैसे हमारे ओम बिरला जी हैं, ठीक है ना? तो उनका पार्टिसिपेशन था, इसी तरह से और कंट्रीज़ थी, तो आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया गया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ये बताया कि अगर आप नोटिस करोगे, तो इंडिया ने अभी तक 17 जनरल इलेक्शंस यहाँ पे हम करवा चुके हैं। 300 से भी ज़्यादा जो हमारी स्टेट असेंबलीज़ हैं, उनके यहाँ पे हमने जो इलेक्शंस यहाँ पे करवाए हैं। जो 2019 में आप जानते हो ना लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उनमें 60 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीयों ने वोट दिया था। अब अगले साल भी इलेक्शन है 2024 में लोकसभा के। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला कि इसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय इसमें वोट देंगे। तो अपने आप में ना इंडिया ने इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के माध्यम से जो हम वीवीपैट लेके आए हैं, ये सारे अलग-अलग तरीके हमारी तरफ से बताए गए हैं। और इंडिया देखो दुनिया भर में क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और पार्लियामेंट उसका एक सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पर डिबेट एंड डिस्कशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेगी इन 9th P20 समिट। तो P20 समिट क्या हो गया, आपके पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और भी यहाँ पे फ़ोकस क्या रहा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो एसडीजी हमें 2030 तक अचीव करने हैं, ठीक है? उनके रिगार्डिंग बात हो गया, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांज़िशन हो गया, वुमेन लेड डेवलपमेंट डेफ़िनिटली हमारा फ़ोकस रहा ही रहा है पूरे साल के अंदर, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और साथ ही साथ लोग अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करें थ्रू पब्लिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी थीम क्या थी? देखो आप जानते हो G20 की भी हमारी यही थीम थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यहाँ पे बस थीम बस ये बदल गई, पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये बातें यहाँ पे अकॉर्डिंगली डिस्कस हुई हैं। साथ में टेरर को कैसे फाइट करें, वायलेंस को कैसे फाइट करें, जो ज़ीनोफोबिया हमें देखने को मिलता है, रेसिज़्म हो गया, इनटॉलरेंस हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें टैकल करने की ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पर G20 के अंतर्गत जो पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट था, उसमें ये बातें करी जा रही हैं। इनफैक्ट ना आप लोग सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे यशोभूमि आपने बताया, ये यशोभूमि क्या है? देखो यशोभूमि ना काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं याद है ना, 18 सितंबर का प्लीज़ ये वीडियो देख लेना जाके, बस सिंपली सर्च करना 18 सितंबर
ओनली एज एक्सटेंडेड आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर ना हमने माइस टूरिज्म भी बहुत डिटेल में पढ़ा था, याद करो, और साथ ही साथ ना हमने यशोभूमि क्या होता है बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो प्लीज़ एक बार, जिनको नहीं याद, एक बार जाके प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज़ इनविजिबल ई-वेस्ट। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको छोटा-सा चीज़ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ना ई-वेस्ट को इमेजिन करते हैं, तो शायद आपके दिमाग में आता होगा सर मोबाइल का जो हो गया, आप लैपटॉप की बात कर लो, अपने पर्सनल कंप्यूटर्स की बात कर लो, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी। पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐसा है जो हमें पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल में वो ई-वेस्ट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्ज़ाम्पल तो दो सर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नोटिस करो, जैसे आपके केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, ई-बाइक्स, पावर टूल्स, स्मोक डिटेक्टर, यूएसबी स्टिक्स हो गया, वेयरेबल हेल्थ डिवाइसेज़ जो आजकल आप पहनते हो ना, आप घड़ियाँ पहनते हो, स्मार्ट होम गैजेट्स हो गया। ये सारे वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो एक्चुअल में ई-वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। पर हमें ध्यान ही नहीं आता, हम तो सिर्फ़ इन्हीं सभी चीज़ों को सोच पाते हैं। और क्योंकि जब हमें ध्यान ही नहीं आता, तो क्या आपको लगता है कि हम एक्चुअल में इनको सही ढंग से इनको रिसाइकल या बाकी चीज़ें कर पाएँगे? नहीं, तो डायरेक्टली हम ये क्या होगा, ये लैंडफ़िल्स के अंदर जाएँगे, इंसिनरेटर्स के अंदर एंड अप हो जाएँगे, तो इस वजह से दिक्कतें आती हैं। और इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों, ये जितनी भी मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई ना, इन सभी चीज़ों के अंदर अलग-अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपको लेड हो गया, मर्करी हो गया, कैडमियम हो गया, और अलग-अलग तरह के फ्लेम रिटार्डेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इनको ढंग से जब आपने डिस्पोज़ नहीं किया, तो उससे क्या होगा, कहीं न कहीं सॉइल के अंदर लीचिंग हो जाएगी, आपके वाटर रिसोर्सेज़ हो गया, उनको पॉल्यूट कर देंगे, अलग-अलग इकोसिस्टम को, ह्यूमन हेल्थ को कहीं न कहीं इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो ये देखो देखने में हमें ना नहीं पता लगा ना, हमें तो ई-वेस्ट विज़िबल जो दिखता है ई-वेस्ट वो कौन-सा था? वो तो भैया लैपटॉप हो गया, मोबाइल ये सब दिखता था। पर ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं, ये दिखते ही नहीं है, ये हमें मतलब दिखते हैं बट इन द सेंस कि हमें पता ही नहीं लगता कि अच्छा ये भी ई-वेस्ट है क्या? तो इस वजह से इनका नाम इनविजिबल ई-वेस्ट यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर इनफैक्ट ना अगर आप ये नोटिस करो, ये सारी डिवाइसेज़ के अंदर ना आपको कुछ इम्पोर्टेंट, जिनको हम बोलते हैं ना क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हो गया, वो देखने को मिल जाते हैं। कुछ रेयर एलिमेंट्स भी इनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर हमने इनको अच्छे से हमने रिसाइकिल किया होता, या फिर इनको या अच्छे से कलेक्ट किया होता, कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें हम ई-वेस्ट को हम अच्छे से मैनेज कर पाते। ये वैल्यूएबल जो मटेरियल्स होते हैं, ये वेस्ट में नहीं जा पाते। तो फ़ोकस कहीं न कहीं यही है कि इनविजिबल ई-वेस्ट को भी आज के टाइम हम रिकॉग्नाइज़ करें, इसको रिसाइकिल करने की कोशिश करें, एंड कहीं न कहीं जो ग्रीन ट्रांज़िशन की तरफ हमें मूव करना है, उसके अंदर हेल्प कर पाएँ। तो अभी सर इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है? अभी इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि भैया आज 14 अक्टूबर है, जिसको हम इनविजिबल ई-वेस्ट डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इनविजिबल नहीं, सॉरी, इंटरनेशनल ई-वेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एक हमें वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम हमें देखने को मिलता है, जो कि बेल्जियम ब्रसेल्स के अंदर एक ऑर्गेनाइज़ेशन है। वो यहाँ पर हर साल इसको 14 अक्टूबर को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती है। मीनिंग आप समझ ही गए होंगे इनविजिबल को, जो कहीं न कहीं ना अपने देखने की वजह से हमें पता नहीं लगता कि अच्छा ये भी यहाँ पे है, बट डेफिनिटली उसका रीसाइक्लिंग पोटेंशियल अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम यूएनआईटीएआर की बात करें, तो लगभग 9 बिलियन किलो जो ई-वेस्ट होता है वो हर साल अनरिकॉग्नाइज्ड चला जाता है ग्लोबली। तो डेफ़िनिटली बहुत बड़ा नंबर है, और इसके डायरेक्शन में हमें स्टेप्स लेने ही चाहिए। एक देखो छोटा-सा टॉपिक और था, मेरा युवा भारत। ये एक्चुअल में हो तो इसको 2-3 दिन गए, पर ये स्किप हो गया था मेरे से, तो मैंने आज डिस्कस करने का सोचा इसको। अगर आप नोटिस करोगे तो हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, इनफैक्ट अगर यूनियन कैबिनेट के अंदर भी मैं बात करूँ ना एग्ज़ैक्ट मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री कौन-सी है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है ना? यूथ, जो जो यूथ अफेयर्स एंड आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उसके द्वारा बोला गया है कि एस्टेब्लिश किया जाएगा क्या? एक ऑटोनॉमस बॉडी जिसका नाम है, या तो माई भारत कह लो, माई भारत की फुल फॉर्म क्या है? मेरा युवा भारत। अब सबसे पहले तो ये समझो कि युवा होता कौन है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कोई 32 साल का इंसान हो, क्या वो युवा है? द आंसर इज़ नो। हमारी सरकार के हिसाब से जो युवा होता है ना, वो होता है 15 से 29 साल का। यही हमारी नेशनल यूथ पॉलिसी यहाँ पे होती है। अब जो एम-वाई भारत है ना, एक तरह की बॉडी बनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ एम-वाई भारत एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म भी होगा। इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ना हम कहीं न कहीं जो हमारे युवा हैं, उनको एंगेज करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि युवा तो है ही है इसमें। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 15 से 29 साल की बात हो ही रही है। पर साथ ही साथ हमारे जो 10 से 19 साल वाले होते हैं, जो एडोलेसेंट, जो किशोरावस्था में होते हैं, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट्स धीरे-धीरे हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बात है सर, युवा के रिगार्डिंग हम क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं? देखो अगर आप नोटिस करो, आज के टाइम के ऊपर युवा की अलग-अलग हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, उनकी यूनिक नीड्स होती हैं। तो हम चाहते हैं कि भैया ये जो युवा है ना, उनके अंदर लीडरशिप हम डेवलप कर पाएँ। लीडरशिप स्किल्स हो पाएगी, उनके अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, ठीक है ना? कहीं न कहीं आज के टाइम के ऊपर बिल्कुल आइसोलेटेड होती है उनकी इंटरेक्शंस। नहीं, इससे हम कहीं न कहीं प्रैक्टिकल चीज़ें उनको यहाँ पे सिखाना चाहेंगे।
देखो एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्टिव ड्राइवर और पैसिव रिसिपिएंट क्या होता है, ये समझने की कोशिश करना। मान लो आप किसी संस्था में काम कर रहे हो और आपका लेट्स से ये कोई मैनेजर है आपका, ठीक है ना? और आप 2 लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो ये होगा कि ये बंदा ना खुद मैनेजर के पास कई बार जाता है और बोलता है कि सर, हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों ना ये स्टेप्स लें, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल ना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कहीं न कहीं अपनी कंपनी की प्रोग्रेस के अंदर, अपनी जो ऑर्गनाइज़ेशन या फिर जो अपनी टीम गोल्स हैं, उसके अंदर। ये दूसरा बंदा पता क्या है? ये ऐसा नहीं करता। ये मैनेजर बस इसको बोलता है कि भाई तुझे ये काम करना है, ये कोड करके मेरे पास ले आ, दैट्स इट। तो यहाँ पर ना ये बिल्कुल पैसिवली काम कर रहा है, ये बहुत एक्टिवली काम कर रहा था। तो हम जो युवा है ना, हम चाहते हैं कहीं न कहीं वो डेवलपमेंट्स के ना एक्टिव ड्राइवर्स बने। ऐसा ना हो कि बस मतलब कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। तो हमारे फोकस यहाँ पे किसके ऊपर है? यूथ लेड डेवलपमेंट के ऊपर। जो हमारा कहीं न कहीं टारगेट है ना 2047 का, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम अपनी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री देखना चाहते हैं। तो जो हमारे अमृत भारत के कहीं न कहीं गोल्स हैं, उसके अंदर यूथ को कैसे हमें यूज़ करना है, उसको लेवरेज करना है। ये सारे काम यहाँ पे माई भारत यानी कि मेरा युवा भारत के द्वारा किए जाएँगे। तो एक तरह से वन स्टॉप ये शॉप की तरह एक्ट करेगा, हमारे यंग पीपल के लिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए, जो एक तरह का गैप हमें देखने को मिलता है, उसको हम खत्म कर पाएँगे। दोनों तरफ से जो जिसको बोलते हैं ना टू वे कम्युनिकेशन, वो यहाँ पर हो पाएगा। यूथ को हम कहीं न कहीं गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, उसके साथ कनेक्ट कर पाएँगे। तो ये सारा फोकस है एमवाई भारत का। मिनिस्ट्री मैंने आपको समझा ही दिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हो जाएगा और इसको लॉन्च किया जाएगा 31 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन नेशनल यूनिटी डे होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारे देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने एक बात बोली है, दैट इज़ इंडियाज़ अबॉर्शन लॉ इज़ प्रो चॉइस लिबरल अहेड ऑफ अदर नेशंस। एक्चुअल में ना देखो हमने डिस्कस भी किया था, मैंने बताया भी था, सुमित सर ने काफ़ी डिटेल में आपके साथ चर्चा करी है। तो थोड़ा ना कल मैंने इनफैक्ट आपको एक क्वेश्चन भी दिया था इसके रिगार्डिंग ही, तो वही यहाँ पे एक्चुअली आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि एक ना 1971 के अंदर हम लेकर आए थे क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है ना? पर कहीं न कहीं इसमें कुछ इश्यूज़ थे और 2021 में हमने इसमें अंदर संशोधन लेकर आए, इसमें अमेंडमेंट लेकर आए। अब ध्यान रखना पहली बात तो कि 2021 के अंदर पता क्या हुआ? ये जो एक्ट अमेंड किया हमने, इसमें हमने कहा कि अनमैरिड महिला भी होंगी ना, वो भी कहीं न कहीं यहाँ पे कवर्ड है। समझ गए? 1971 की अगर आप डेफिनिशन देखोगे ना, वहाँ लिखा हुआ है कि मैरिड वुमन यहाँ पे अबॉर्शन करवा सकती है। अब ये वर्ड जो मैरिड है ना, अब यहाँ पे हटा दिया गया है। अब कोई भी महिला मतलब अनमैरिड महिला भी यहाँ पे अब कवर हो चुकी है। अब यहाँ पर अच्छी बात मतलब हमें जो देखने को मिलती है वो ये है कि अगर मान लो 20 हफ्ते तक का टाइम है, तब यहाँ पे महिला मतलब चाहती है अबॉर्शन करवाना, तब वो क्या उसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की वहाँ पे रिकमेंडेशन चाहिए, तब वो इस चीज़ को कर पाएगी। ठीक है? उसी तरह से यहाँ पर अगर मान लो 20 से 24 वीक का टाइम है, तब 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के यहाँ पे ओपिनियन चाहिए होगा। अगर उसके बियॉन्ड चाहिए 24 वीक के बाद, तो कहीं न कहीं ना मेडिकल बोर्ड का एक बनता है, उसका अप्रूवल यहाँ पे चाहिए होता है। इवन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रेप सर्वाइवर्स हो गया या फिर कि कई बार कुछ फीटल को कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ हो गई हैं, तब उस केस में ये चीज़ होगी। बट अदरवाइज़ क्या होगा 20 हफ्ते तक का टाइम है, तो सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और 20 से 24 का 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी जो मैंने आपके साथ पूछा था, पर दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने बात करी है कि एक्चुअल में हमारे जो लॉज़ है ना, वो काफ़ी प्रो चॉइस है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे महिलाओं को हमने काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शन दिए हैं, काफ़ी लिबरल हमारे पास ये लॉ है। तो ये एक मतलब कहीं न कहीं हमें देखने को मिल जाती है ये बात। ठीक है ना? अभी थोड़ा मुद्दा चल भी रहा है, एक महिला चाहती थी अपने बच्चे को टर्मिनेट करना, मतलब ठीक है, मेडिकली टर्मिनेट करना, जिसके 26 वीक की प्रेगनेंसी हो गई थी। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी मुद्दा चला, बट इन द एंड जो आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने यहाँ पे रो वर्सेस वेड केस की यहाँ पे बात करी। अपने आप में ना बिल्कुल ये लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है ना? 1973 के अंदर ना ये यूएस में जजमेंट आया था, इंडिया का जजमेंट नहीं है। यूएस के अंदर ये जजमेंट आया था। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला था कि वहाँ का जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो अबॉर्शन राइट को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा बोला गया था रो वर्सेस वेड केस के अंदर। ये रो वर्सेस वेड केस भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बाकी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये तो आपको डेफिनिटली ध्यान में रखने ही रखने हैं, ताकि आप क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कुछ भी आए उसको टैकल कर पाओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टेरॉयड बेनू। देखो ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, मैं बिल्कुल इसका एक छोटा-सा अपडेट बता देता हूँ। नासा ने ये बताया है कि यहाँ पर जो एस्टेरॉयड बेनू है ना, इससे हमें काफ़ी सारे हाई कार्बन कंटेंट के एविडेंसेस मिले हैं, वाटर बेयरिंग क्ले मिनरल्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। थोड़ा और अगर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँ ना, तो यहाँ पर ना एक मिशन था ओसिरिस रेक्स।
अब ऑसिरिस रेक्स का फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का इसका फ़ोकस क्या था? इसका फ़ोकस था कि हमें ना एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड को यहाँ पे स्टडी करना था। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे इमेजिन करना। एक्चुअल में आप नोटिस करो, ये हमारा सन हो गया, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है ना? ये अर्थ का आप यहाँ पे ऑर्बिट देखो, ठीक है? सॉरी, अर्थ का रेड वाला है, सॉरी, सॉरी। अर्थ का ऑर्बिट कौन-सा है? अर्थ का ऑर्बिट है ये रेड वाला, ठीक है ना? तो और साथ ही साथ अगर साथ में आप नोटिस करोगे, अर्थ और बेनू, नहीं, 1 सेकंड, अर्थ का है ब्लू वाला ही है, बेनू का है रेड वाला। अब नोटिस करो, यहाँ पर ये रहा आपका बेनू, ये रहा आपका अर्थ। अर्थ और बेनू का ऑर्बिट आप नोटिस कर पा रहे हो? एक जगह पे इंटरैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। अब मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ के ऑर्बिट का क्रॉसओवर हमें देखने को मिलता है। इस तरह के ऑर्बिट्स जो बिल्कुल धरती के पास से निकलते हैं, इनको बोलते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट्स। ठीक है? ये एक तरह का क्या है, नियर अर्थ ऑर्बिट कह लो, नियर अर्थ एस्टेरॉयड है। तो बेनू दरअसल में कुछ नहीं है, नियर अर्थ एस्टेरॉयड है, जो कि या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर, मतलब आज से 150-200 साल के बाद ये हो सकता है धरती को हिट भी करे। अब हमारा ये जो ऑसिरिस रेक्स का मिशन था ना, ये गया इसको स्टडी करने, बेनू को स्टडी करने। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर बेनू को ही क्यों स्टडी कर रहा है? ये देखो, पहली बात तो कहीं न कहीं धरती के नज़दीक है, ठीक है ना? साथ ही साथ इसका जो साइज़ है हमें वो देखने को मिलता है। बट मेजर पता चीज़ क्या है? मेजर चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा इसको नोटिस करोगे कि कब यहाँ पे ऑसिरिस नहीं, जो बेनू है, यहाँ पर कब फ़ॉर्म हुआ, तो हमें देखने को मिलता है कि जो बेनू की फ़ॉर्मेशन है, वो आज से कई मिलियन ऑफ ईयर्स साल पहले हुई थी। तो कहीं न कहीं अगर हमें धरती को समझना है ना, तो हम अच्छे से समझ पाएँगे इस चीज़ को। गेटिंग द पॉइंट? तो इस वजह से यहाँ पर ये जो मिशन है, हमें ऑसिरिस रेक्स हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर जैसे मेंशन भी किया हुआ है ऑसिरिस रेक्स के बारे में, तो आप इसके बारे में और भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ के अंदर हमें देखने को मिला कि बेनू जो कि कार्बन रिच एस्टेरॉइड था ना, वहाँ पर सोलर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो 2016 में एक्चुअली इस मिशन को हमने लॉन्च किया था। 2018 में ये जाके बेनू पे पहुँच गया। फिर वहाँ पर इसने यहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह का काम स्टार्ट किया और अब 2023 में ना इस तरह से हमने यहाँ पे इसके जो सैंपल्स हैं, वो इंडिया में, मतलब इंडिया में नहीं, वो दुनिया में हमें यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। तो नासा ने अब इसके ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है, इसको स्टडी किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली सोलर सिस्टम वगैरह का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अलग-अलग चीज़ें इसके रिगार्डिंग पूरा यहाँ पे फ़ोकस किया जाएगा। तो ये था ऑसिरिस रेक्स मिशन एंड जो बेनू एस्टेरॉइड था। आई होप वो भी आप चीज़ें यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज़ 18 ईयर्स ऑफ आरटीआई एक्ट। अब देखो, कल मैंने आपको इसके रिगार्डिंग होमवर्क भी दिया था, ठीक है ना, कि 18वीं एनिवर्सरी हो गई है राइट टू इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन की। तो वहाँ पर ना अलग-अलग चीज़ें बताई गई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सतर्क नागरिक संगठन है, उसने एक स्टडी करी। उसने ये बताया कि 3.2 लाख कहीं न कहीं अपील्स जो कंप्लेंट है, वो पेंडिंग चल रही हैं। ऊपर से जो जैसे झारखंड इन्फॉर्मेशन कमीशन है, वो 3 साल से बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा हुआ है। इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है ना, वो कहीं न कहीं ढंग से काम नहीं कर रहे। ऐसा यहाँ पर ये जो तर्क नागरिक संगठन है ना, इसके द्वारा ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब हुआ क्या था देखो, 2005 के अंदर ना ये एक्ट लेकर आए गए, ठीक है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो एक्ट के माध्यम से ये बॉडी बनाई गई, ताकि फोकस किया किया जा पाए कि हमें सरकार से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो हम वो ले पाएँ। ऑलरेडी ना पहले से एक एक्ट एक्जिस्ट करता था, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट, पर कहीं न कहीं इसमें कुछ खामियाँ थी, तो इसको हमने यहाँ पे हटाया, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 को। उसकी जगह पे हम आरटीआई एक्ट 2005 आया। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आर्टिकल जो हमारा 19(1) है, ठीक है ना? वो क्या बताता है? वो आपको बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी उसी का ही एक पार्ट यहाँ पे माना जाता है। कोई भी पर्सन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे इंडिया के सिटीज़न हो या फिर आप लेट्स से आप एनआरआई भी हो, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हो और आप जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल सकती है। अब देखो, इससे कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पर काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हैं, जैसे कहीं न कहीं जो वैकेंसीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ये कुछ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो जैसा मैं आपको बता भी रहा था, आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, वो 30 दिनों के अंदर रिस्पॉन्ड करेगा, आपका टाइमली रिस्पॉन्स की कोशिश की जाती है। हालाँकि इसके रिगार्डिंग बहुत इश्यूज़ यहाँ पे रेज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ इनको बोला गया है वॉलंटरी डिस्क्लोज़र के रिगार्डिंग, कि आप वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन दुनिया को बताओ, ठीक है ना? अपनी वेबसाइट्स के ऊपर डाल सकते हो। कुछ केसेज़ के अंदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, कैबिनेट प्रोसीडिंग्स हो गया, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ये सारे एग्ज़ेम्पशंस यहाँ पे दी गई हैं। अपील भी आप कर सकते हो। व्हिसल ब्लोअर का यहाँ पे प्रोटेक्शन है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जो मैं सीआईसी की बात कर रहा था, तो ये तो समझ आ गया होगा। पर यहाँ पर ना 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर, और यहाँ पर ना इस एक्ट को या फिर इस अमेंडमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि इस अमेंडमेंट के माध्यम से पता क्या हुआ, सरकार ने जो पावर थी वो सारी अपने पास ले ली। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे सीआईसी है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गया, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गया, यहाँ पर जो इनका टेन्योर होगा ना, वो कौन तय करेगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं न कहीं ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस थोड़ी-सी कम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्लस इनकी जो सैलरी होगी सीआईसी की, आईसीस की, ये कौन फिक्स करेगा? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। उसके अलावा अगर आप नोटिस करो, इनका अपॉइंटमेंट हो गया, ये भी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो कहीं न कहीं ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो सीआईसीज़ हो गया, आईसीज़ हो गया, वो सर्व करते हैं एट द प्लेज़र ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये अपने आप में बहुत मेजर कंसर्न है। पहले इलेक्शन कमीशन के साथ इनकी लिंकेज थी, पर कहीं न कहीं ऐसा बोला गया कि जो इलेक्शन कमीशन है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को यहाँ पे आप आरटीआई के साथ या फिर सीआईसी के साथ इसे कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो इस वजह से ये अमेंडमेंट लेकर आया गया। बट कहीं न कहीं इससे डेफ़िनिटली ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस जो आरटीआई की थी, वो काफ़ी कम हो गई है। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स बताए गए हैं ना, यहाँ पर आप नोटिस करोगे, चाहे आप यहाँ पे आप देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सीआईसी एंड आईसी दे सर्व एट द प्लेज़र ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह से अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखोगे कि कौन-सी स्टेटमेंट की जो आपका सैलरी है, सीआईसी की, आईसीज़ की, वो इक्वल होती है। ये पहले हुआ करती थी, अब यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सीआईसी एंड आईसीज़ फिक्स्ड टेन्योर के लिए सर्व करते हैं। नहीं, जो टेन्योर हमारी जो सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर देती है, उसके हिसाब से सर्व करते हैं। तो पहला भी गलत है, तो स्टेटमेंट आपकी ओनली वन इज़ करेक्ट, ठीक है? तो आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर, और कल मैंने आईआईपी डिस्कस किया था, उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये ट्रू और फॉल्स, जिसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। साथ में ही एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू आरबीआई और इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा विद रिगार्ड्स टू आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है? कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, उसका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल रिमोट ईवीएम की कल हमने बात करी थी, तो यहाँ कह रहे हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेट डिस्प्ले सिस्टम होगा, जहाँ पर कैंडिडेट्स और सिंबल्स दिखाए जाएँगे इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड बैलेट पेपर शीट। बिल्कुल करेक्ट है, ये मैंने आपके साथ कल डिस्कस भी किया था। दूसरा कह रहे हैं चिलिका लेक क्या आंध्र प्रदेश के अंदर है? ये तो बहुत ही ईज़ी आंसर है, ठीक है? ये तो बिल्कुल ही गलत है, हमें पता है ये ओडिशा के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी फ़ॉल्स हो जाएगी। तीसरा कैश्यू की अगर हम बात करें, तो ये नेटिव है नॉर्दर्न ब्राज़ील के, नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील, बिल्कुल ठीक है। इन लैटिन अमेरिका इंट्रोड्यूस किए गए थे मद्रास के अंदर, नहीं भैया, ये गोवा के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय पोर्टुगीज़ इन 16th सेंचुरी। तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट आपकी फ़ॉल्स हो जाएगी। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनलीएस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।